मैं कहना चाहूंगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देते हुए उधर से एक व्यक्ति, एक हमारे सांसद, माननीय सांसद जवाब दे रहे थे और वो ऐसा बोल रहे थे जैसे पंजाब के प्रत्याशी हैं और हम सब पंजाब के मतदाता हैं, ऐसा वो अपना स्पीच दे रहे थे मुझे। और वो बोलते बोलते ये भी बोल गए कि 2014 में सही मायने में देश आजाद हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा बोल के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका आप अपमान कर रहे हैं। गुलामी की दास्तां आप क्या जाने रमेश बाबू, गुलामी, देश को आजादी दिलाने में कितनी यातना झेलनी पड़ी, कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अत्याचार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सहना पड़ा, वो आप उनके परिवार को जाके पूछिए कि कैसे उन्होंने यातना झेली है। आप तो उन नखून कटाने वालों में भी नहीं है, आप क्या जानेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, तो मुझे सुनने का मौका मिला। सदन से नहीं बल्कि बाहर बैठ के मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुंबई से ट्रेन में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजदूर लोगों को ट्रेन और बस में बिठा के उनके गंतव्य तक पहुंचाया, इसलिए कोरोना हुआ। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए कि लॉकडाउन के समय कौन सी ट्रेन चल रही थी और कौन सी बस चल रही थी। इतना असत्य बात महामहिम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता, इतना गलत बात बोलना। और कोरोना कैसे बढ़ा आप सब जानते हैं। आप मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे थे, आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब कोरोना आया देश में। कोरोना कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं आया है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे अपने स्पीच में बोल रहे थे कि कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो वो नहीं होता। आप भूल गए 2002 में क्या हुआ था। हाँ, मैं बजट पे आऊंगी, उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आएगी जब मैं विदेश में जाऊंगा और मेरे राज्य में, मेरे देश में ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनसे आप कुछ सीखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, ये मैं कहना चाहती हूँ। अब मैं बजट पे आती हूँ। माननीय सभापति महोदय, बजट को जानने से पहले हमें समझना होगा कि ये बजट आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, सरकार के लिए है कि सरकार के मित्रों के लिए है। 2022-23 के बजट में गरीबन का काबा, आप हीरे की कीमत कम करे बा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत बढ़ाए बा। हीरे की कीमत तो कम कर दिए आपने, जिसको कौन पहनता है, बड़े आदमी लोग पहनते हैं, पैसे वाले लोग पहनते हैं। और व्यापार, हीरे का व्यापार कहाँ होता है शक्ति भाई, आप बताएंगे। सूरत वाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और सूरत में और गुजरात से कौन आता है, अमी बहन आप बता दो तो हीरे की कीमत आप कम कर दिए बजट में। एक छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जेकर गोड़ में कांटा गढ़थे तेनेल पीरा होते। मतलब जिसके पैर में कांटा चुभता है उसी को दर्द महसूस होता है। मैं महिला हूँ, हमारी वित्त मंत्री जी भी महिला है। बजट में उन्होंने कहा, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उस नारे में सार्थकता कितनी है? एक अंश मात्र सार्थकता नहीं है। हम पेपर उठा के देखें, हर दिन पेपर देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, एक ही चीज पढ़ने में मिलता है, अनेकों समाचार। इसके साथ, इस महिला के साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ रेप हुआ, इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। हर पेपर के पन्ने में यही सब हमें देखने को और सुनने को मिलता है। सही मायने में अगर आप अपने नारा को सार्थक करना चाहते हैं तो मैं कहती हूं कि आप
आपका बहुमत है सरकार में। आप जैसे रात को 8 बजे नोटबंदी कर दिए, जीएसटी ला दिए, आपकी बहुमत है, आप सदन में कुछ भी बिल पास कर लेते हैं। तो मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि आपकी बहुमत है तो आप विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाइए। हमारी सोनिया गांधी कहती है कि हम समर्थन करेंगे, आप उस बिल को लाइए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी और तब सही मायने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सार्थक होगा, वरना केवल ये नारा ही रह जाएगा। देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी ने पंचायत और नगरीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण देके महिला आरक्षण को लागू किया और उसी के बलबूते कहीं न कहीं मैं उसी के आशीर्वाद से यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हूँ। और मेरे जैसे अनेकों महिलाएं पंचायती राज और नगरीय निकाय से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके पास बहुमत है, आप नारे तो बहुत देते हैं लेकिन उस नारे को सार्थक भी करिए, तभी सही मायने में वो नारा रहेगा, वरना केवल एक कागज के पन्ने में लिखे हुए शब्द हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में द्रोण खेती के बारे में आया है। अब द्रोण खेती कौन करेगा? बड़े किसान करेंगे, छोटे किसान तो कर नहीं सकते। और खेती सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। आप जितना अधिक आधुनिक चीज को खेती में लाएंगे उतना अधिक लोग बेरोजगार होते जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप आधुनिक खेती करें लेकिन बेरोजगारी दर उसमें घटती है। अगर कृषि के आप स्वामीनाथन कमेटी को लागू तो किए नहीं, आप कृषि में आमदनी दुगना होगा करके पिछले समय बजट में भ्रमित किए लोगों को। आमदनी कृषि में दुगनी तो हुई नहीं लेकिन लागत जरूर दुगनी हो गई। आपके पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ गए, आपके कृषि उपकरण के मूल्य बढ़ गए, आपके ट्रैक्टर में जीएसटी को डबल कर दिए। जितनी लागत है वो डबल हो गई और आमदनी तो कुछ भी नहीं बढ़ा कृषि में। आज लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं, लोग आज खेती नहीं करना चाह रहे हैं। आपने यूरिया का दाम बढ़ा दिए, लोग खेती से मुंह में ओढ़ रहे हैं। और सही मायने में आपको खेती के बारे में जानना है और सही मायने में आपको खेती की आमदनी दुगुनी कैसे हो रही है ये जानना है तो आप छत्तीसगढ़ आइए। छत्तीसगढ़ के सरकार से कुछ सीखिए कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के पूरे किसान कर्ज मुक्त हो गए हैं। 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, 1 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिलता है। किसानों को 1 एकड़ में 9000 हर किसान को साल में एक बार हमारी सरकार देती है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। 7,000 रुपए साल में जिसके पास 1 भी एकड़ खेती नहीं है, थोड़ा भी जिसके पास जमीन नहीं है, उसको हमारी सरकार 7,000 सालाना देती है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। नरवा, घुरवा, गरवा बारी 4 प्रोजेक्ट लाके खेती की आमदनी को दुगुनी कर रही है। मैं उस छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहूंगी, आप आके देखिए कि किस ढंग से खेती को दुगना आमदनी किया जाता है। वहाँ के लोग वहाँ के नौजवान अब खेती की ओर बढ़ रहे हैं, खेती करने को सोच रहे हैं और अनेकों ऐसी योजनाएं छत्तीसगढ़ में हो रहा है जिसके कारण हमारे वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कई बार केंद्र सरकार पुरस्कार देके यहाँ बुला के पुरस्कार दी है। तो आपको कुछ सीखना है खेती के बारे में तो आप छत्तीसगढ़ आइए और सीखिए और वहाँ की योजनाओं के बारे में जानिए। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय सारे मजदूर पलायन करके अपने अपने गांव की ओर गए और मनरेगा ही एक ऐसा काम था जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला, लोगों को खाना पीना मिला, कुपोषण उनका घटा। लेकिन अभी के बजट में आपने क्या किया? मनरेगा का बजट कम कर दिया। तो मनरेगा का बजट कम कर दिया तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा, लोगों का पेट कैसे भरेगा, उनका कुपोषण कैसे दूर होगा? तो मैं सदन से मांग करती हूँ कि मनरेगा को 100 दिन के बदले 365 दिन करें और जो बहुत से राज्यों को पैसा नहीं मिला है मनरेगा का, इंक्लूड छत्तीसगढ़, तो उन पैसे को भी आप दें तो सही माने में लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आप इस बजट में क्रिप्टो करेंसी की बात किए हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को मान्यता तो मिली नहीं है लेकिन आपने उसमें बजट में ला दिया, मतलब आप उसको मान लिए क्रिप्टो करेंसी को। और इसका उपयोग कौन करता है? पैसे वाले लोग करेंगे।
गरीब आदमी या साधारण आदमी को उस क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी पूरे विश्व में विचाराधीन कैदियों की संख्या 76% भारत में सबसे ज्यादा है। आपके पास वकील नहीं है, आपके पास जज नहीं है, आपके पास न्यायालय में काम करने वाले बाबुओं की संख्या नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, 76% कैदी आज भी जेल में हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने न्याय के लिए। सभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए और भी चिंता हो रही है कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में जज न्याय मांगते फिर रहे हैं, जजों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये परिस्थिति आज उत्पन्न हो गई है। एक बहुत ही भावनात्मक मुद्रा, भावनात्मक बात, अमर ज्योति जवान, जिसको आपकी सरकार ने बुझा के दूसरे जगह स्थापित किया है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के जितने शहीद हुए हैं उनके लिए एक अमर ज्योति जवान, यहाँ इंदिरा जी ने शुरू किया था, उसको आपने हटाया। हमारे राहुल जी छत्तीसगढ़ में जाके उस अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करके आए हैं, जो छत्तीसगढ़ में अनवरत जलता रहेगा। ये बहुत संवेदनशील भावनात्मक इशू है, जिसको आपने यहाँ से हटाने का काम किया। नागपुर में वर्धा ग्राम बना हुआ है, उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी 35 एकड़ जमीन नया राजधानी रायपुर में वर्धा ग्राम बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास हमारे राहुल जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, ये लोग गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक कालीचरण नाम का एक व्यक्ति गया हुआ था, जो धर्म संसद किया वहां जाके, और उस धर्म संसद के आड़ में वो वहां पर गांधी जी को गाली देने लग गए और गोडसे जिंदाबाद, गोडसे को नमस्कार है, ऐसा कहने लगे। और उसका इनकी पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन किया, उनका बचाव किया। हमारी सरकार उस कालीचरण नाम के व्यक्ति को अभी जेल में डाली है, अभी जेल में है वो। तो यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कौन गांधी के साथ है और कौन गोडसे के साथ है। ये बात आपको समझना चाहिए। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए।